है गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इससे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि विश्व का लगभग 5% वन्य जीव भारत में पाया जाता है। कहाँ पर? भारत में पाए जाते हैं। वन्य जीव क्या होते हैं? वनों में निवास करने वाले जीव को हम क्या कहते हैं? वन्य जीव कहते हैं। तो कहा जाता है कि विश्व में जितने भी वन्य जीव पाए जाते हैं उसका लगभग 5% वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि पहले वन्य जीवों के संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जैसे देश में वनों की संख्या कम होने लगी, वनों की कटाई होने लगी, तो जो वन्य जीव हैं उन पे संकट आने लगा और धीरे धीरे प्रजातियां लुप्त होने लगी। तो उनके संरक्षण के लिए सन 1972 ईस्वी में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सन 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो सन 1972 ईस्वी में। तो दोस्तों, आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने से पहले हम समझेंगे कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। क्योंकि दोस्तों, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वन्य जीव अभयारण्य किसे कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इसके अंतर को हम बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य यह क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, इसमें सरकार द्वारा पूर्णता नियोजित होता है। वन्य जीव अभयारण्य जो होता है यह क्या होता है? सरकार द्वारा पूर्णतः नियोजित है। या कहेंगे कि जो वन्य जीव अभयारण्य में जितने भी कार्य होते हैं वह सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें निजी कार्य नहीं होता है। सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक है। कह सकते हैं कि जो मानवीय गतिविधियां हैं वन्य जीव अभयारण्य में, सभी गतिविधियों पर क्या है? रोक लगाई। जैसे हम यहाँ पर मकान नहीं बना सकते हैं, हम निजी कार्य नहीं कर सकते हैं, फैक्ट्री नहीं खोल सकते हैं, दुकान नहीं कर सकते। इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं मानव द्वारा, इन पर पूर्णतः रोक होती है। तो दोस्तों, अब देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यह क्या होता है। इसमें पहला पॉइंट है कि निजी कार्य की अनुमति होती है। हमने अभी वन्य जीव अभयारण्य में देखा कि वह सरकार द्वारा पूर्णतः क्या होता है? नियोजित होता है और निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में निजी कार्य की अनुमति होती है। दूसरा पॉइंट है सीमा निर्धारण नहीं है। जो इसका सीमा निर्धारण नहीं होता है कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से कहाँ तक है, या कहेंगे कि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से कहाँ तक है, इसके अंदर हम कोई निजी कार्य कर सकते हैं या निजी कार्य नहीं कर सकते हैं। तो इसका सीमा निर्धारण नहीं है। अब हम देखेंगे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है सरकारी नियंत्रण, परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति होती है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होता है इसमें सरकारी नियंत्रण तो होता है, परंतु इस पे जो बाह्य क्षेत्र होता है इसके, उस पर निजी कार्य की अनुमति भी होती है। दोस्तों, एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम देखते हैं कि यह आपका हो गया कोर क्षेत्र, यह हो गया आपका बफर क्षेत्र और यह हो गया आपका संक्रमण क्षेत्र। तो दोस्तों, इसे हम कोर क्षेत्र बोलते हैं, इसे बफर क्षेत्र बोलते हैं और इसे संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ संक्रमण क्षेत्र में भी क्या कर सकते हैं हम? निजी कार्य की अनुमति होती है। बफर क्षेत्र में भी क्या है? निजी कार्य की अनुमति होती है। जबकि कोर क्षेत्र में क्या होती है? निजी कार्य की अनुमति नहीं होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहने का अर्थ है सरकार नियंत्रण तो होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर निजी कार्य की भी अनुमति होती है, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं है। दूसरा पॉइंट है संपूर्ण स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है। जो वहाँ पर होता है वहाँ पर टोटल स्थानीय पारितंत्र होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अंतर क्या होते हैं। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो वन्य जीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से बनते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछे कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। पहले इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी।
सन 1935 में की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का पुराना नाम क्या है, तो हेरी नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना कब की गई, तो सन 1935 में की गई। नेक्स्ट है हमारा कि देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 11 पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान यदि पूछे तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, वह भी कितने पाए जाते हैं, तो 11 पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के लेह जनपद में स्थित है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यदि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, यह कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के लेह। अब दोस्तों यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से अलग हुए हैं तो यह लद्दाख के लेह में पाया जाता है, ना कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बल्कि यह लद्दाख में पाया जाता है। तो इसका नाम क्या है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान 3550 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने, 3550 वर्ग किलोमीटर में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान फैला है, इसलिए यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य पूछे तो वह है नागार्जुन सागर बाघ अभयारण्य। कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यदि इसका क्षेत्रफल पूछे तो 3562 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछे कि बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो सलीम अली को कहा जाता है। जिस तरीके से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम को कहा जाता है, उसी तरीके से सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। यदि कहा जाए कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो वह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। दोस्तों सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछ चुका है, या सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछे या सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान पूछे, दोनों एक ही हैं। तो यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। तो देश में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग कन्फ्यूज मत होना, अभी हमने देखा कि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाए जाते हैं, तो भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वह कितने होते हैं, 11 हैं। यहाँ पर पूछा है वन्य जीव अभयारण्य, तो भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। वह कितने हैं, 94। तो दोस्तों इस तरीके से बारीकी को आप समझते रहना, और राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो राष्ट्रीय उद्यान वाला बताना, और वन्य जीव अभयारण्य पूछे तो वन्य जीव अभयारण्य बताना। दोस्तों इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पाया जाता है या किस स्टेट में पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो लेकर। तो दोस्तों यदि आप लोग सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।